बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी फुप्पो हर माह अपने पैसों से एक गरीब लड़की की शादी करवाती थी। सब उनको दुआएं देते थे, लेकिन मेरे घर वाले कहते थे कि फुप्पो बदकिरदार है और गंदा काम करती है। जब मेरी शादी का वक्त आया तो मेरे माँ बाप के पास पैसे नहीं थे। मैंने छुपकर शादी के पैसे फुप्पो से ले लिए, क्योंकि मेरी फुप्पो मेरी शादी करवाना चाहती थी। लेकिन शादी की पहली रात ही मुझ पर अजाब टूट पड़ा जब आज मैं 22 साल की हो गई थी। मेरे घर में सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि मैं अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी। मेरी सालगिरह का सारा एहतमाम मेरी फुप्पो की तरफ से किया गया था। फुप्पो शाइजा ने बहुत से खानों जैसे कि बिरयानी, मटन कोरमा, रशियन सैलेड, आइसक्रीम और केक वगैरह का इंतज़ाम खुद अपने पैसों से किया था। ये सब चीज़ें फुप्पो ने मेरी पसंद को मद्देनज़र रखकर ही बनाई थी। फुप्पो ने स्पेशल मेरे लिए एक बहुत प्यारी लॉन्ग ब्लू फ्रॉक भी खरीदी थी, और तो और फुप्पो ने मुझे बहुत महंगा मोबाइल भी तोहफे में लेकर दिया था। लेकिन न जाने क्यों फुप्पो को ये सब करता देखकर मेरी अम्मा उन्हें हिकारत भरी नज़रों से देख रही थी। फुप्पो मुझे वो इंतहाई कीमती और महंगी तरीन फ्रॉक पकड़ा कर कहने लगी, तुम ये पहनकर अच्छे से तैयार होकर आओ, मैं तब तक दस्तरखान लगाती हूँ। इतनी देर तक भाई साहब भी आ जाएंगे, फिर सब बड़ों की मौजूदगी में तुम केक काटना और हम सब मिलकर एक साथ खाना खाएंगे। मैं फुप्पो की बात से इत्तेफाक करते हुए फौरन से खुश होती हुई सर हिलाने लगी थी, और फिर फुप्पो के हाथ से फ्रॉक पकड़कर कमरे में तैयार होने के लिए चली गई। थोड़ी देर बाद ही अच्छे से तैयार होकर बाहर सहन में चली आई। फुप्पो ने भी अब तक दस्तरखान सेट कर लिया था। फुप्पो ने मुझे देखते ही गले से लगाया और सालगिरह की मुबारकबाद दी। उन्होंने मेरी 2-4 तस्वीर बनाई। इतनी देर तक अब्बा लोग भी आ गए। अब्बा ने मेरे सर पर मोहब्बत से हाथ रखकर मुझे विश किया, जबकि फुप्पो को देखकर अचानक ही अब्बा की आंखों में ढेरों नफरत छलकने लगी। मुझे फुप्पो के साथ अब्बा का ऐसा रवैया बहुत दुख दे गया था। मैं समझने से कासिर थी कि अचानक अब्बा और घर के बाकी सब लोग फुप्पो से इतनी नफरत क्यों करने लगे हैं। फुप्पो में तो अब्बा की जान बसती थी, तो फिर अचानक ये सब क्या हो गया था। मैं जब भी अम्मा से इसकी वजह पूछती तो अम्मा का जवाब सुनकर मैं हैरत व बेयकीनी की कैफियत में मुब्तला हो जाती, क्योंकि अम्मा कहती कि तेरी फुप्पो गरीब और मजबूर लोगों की बेटियों की जिंदगियों का सौदा करती है, मासूम लड़कियों की जिंदगियां बेचकर लाखों रुपए कमाती है। मुझे किसी तौर भी अम्मा की बातों पर यकीन नहीं आता था, क्योंकि फुप्पो तो पूरे मोहल्ले की गरीब और बेसहारा लड़कियों की शादी खुद अपने पैसों से करवाती थी। मोहल्ले के बहुत से लोग फुप्पो की बहुत इज्जत करते थे। फिर न जाने क्यों मेरे घर वाले फुप्पो को इज्जत नहीं देते थे, बल्कि मेरे घर के तमाम ही अफराद फुप्पो को हिकारत भरी नज़रों से देखते थे, और तो और बहुत ज़्यादा ताने भी कसते थे। उन सब के रवैयों से मैं इस सोचने पर मजबूर हो जाती थी कि आखिर फुप्पो की असल हकीकत क्या है। क्या वाकई फुप्पो कोई बहुत गलत काम कर रही हैं जिससे मेरे घर वाले वाकिफ हैं। मैं इन्हीं सब तल्ख सोचों को सर पर सवार किए बैठी थी कि अचानक फुप्पो की आवाज़ पर होश की दुनिया में वापस लौटी। फुप्पो मुझे झिंझोड़ कर बोली, अली से गुड़िया, चलो अंदर चलें, भाई साहब तो आ गए हैं, तो चलो अब केक काटते हैं। हमारे कमरे में पहुंचने के कुछ देर बाद ही अब्बा, अम्मा, चचा, चची और दादी अम्मा सब अंदर चले आए। लेकिन जैसे ही अब्बा ने दस्तरखान पर नज़र दौड़ाई तो उनका पारा तो एकदम सातवें आसमान को छूने लगा, जबकि चचा, चची और अम्मा तीखी नज़रों से फुप्पो को घूरने लगे। अब्बा इंतहाई गुस्से से दस्तरखान की तरफ बढ़े और खाना उठा उठाकर बाहर फेंकने लगे। साथ साथ शदीद खुरदरे और तुर्श लहजे में फुप्पो से ऊंची ऊंची आवाज़ में कहने लगे कि हमें तुम्हारे हराम के पैसों का एक लुकमा अपने हलक से नहीं उतारना। अपनी हराम की कमाई खुद तक महदूद रखो, इसे हम पर लगाने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी नाहक कमाई को इस्तेमाल करके हमें अपनी आखिरत ख़राब नहीं करनी। न जाने कितनी मासूम बच्चियों और बेबस माओं की हाय तुम अपनी किस्मत में लिखवा चुकी हो। हम भी बेटी वाले हैं, हमें किसी की बद्दुआ लेकर अपनी औलाद की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करनी। तुम तो बेहिस हो चुकी हो, तुम्हें इन सब बातों से फ़र्क नहीं पड़ता होगा, लेकिन हम में अब भी इंसानियत बाकी है। इसीलिए आइंदा से अपनी हराम की दौलत हम पर निछावर करने की कोशिश भी मत करना। सारा खाना बाहर सहन में गिराकर अब्बा अम्मा को साथ लिए फुप्पो पर एक हकीर निगाह डालकर कमरे से निकल गए। अब्बा के जाते ही चचा और चची भी नफरत से फुप्पो की तरफ देखकर बाहर चले गए। फुप्पो चुपचाप खड़ी अब्बा की बातें सुनती रही। अब्बा की बातें और उनके अमल ने फुप्पो पर कोई असर नहीं डाला था। वो खामोशी से ये सब होता हुआ देखती रही, और जैसे ही सब लोग बाहर निकल गए फुप्पो इत्मीनान से मेरी तरफ देखने लगी, और फिर फुप्पो धीरे से मुस्कुराते हुए
मेरे गाल पर हाथ फेर कर बाहर निकल गई थी, जबकि मैं तो अभी तक किसी मूर्ति की तरह एक ही जगह पर मुंजमद हुई खड़ी थी। मैं हैरान नजरों से सारे कमरे को देखने लगी। मैं परेशान सी खड़ी अब तक अब्बा की बातों पर गौर कर रही थी। क्या पप्पू वाकई मासूम और गरीब लड़कियों की जिंदगियों के साथ कुछ बहुत गलत कर रही थी? मेरे दिल ने बेख्तियार मुझसे यह सवाल पूछा। मैंने फौरन नफी में सर हिलाया तो उसी वक्त मेरे दिमाग ने मुझे ये कहकर होश की दुनिया में पटक दिया कि अगर फुप्पो ने कोई गलत काम नहीं किया, अगर फुप्पो की कमाई हलाल की है, अगर फुप्पो में इंसानियत जिंदा है, तो फिर फुप्पो ने अब्बा को अपने अमाल की वजाहत क्यों नहीं दी? क्यों फुप्पो खामोशी से अब्बा की हर बात सुनती चली गई? कुछ तो गलत जरूर था। कोई तो ऐसा राज था जो मुझसे मख्फी रखा गया था। लेकिन क्या क्या था ऐसा राज जिसने फुप्पो का किरदार मशकूक बना दिया था? इन सब सोचों की वजह से मेरा दिमाग बहुत भारी होने लगा था। इसीलिए मैं फिल वक्त इन सब सोचों को काबू किए बाहर सहन में आ गई, जहां फुप्पो जमीन पर बैठी अब्बा का गिराया खाना उठा रही थी। मैंने एक नज़र उन्हें देखा। मुझे देखते ही फुप्पो मुस्कुरा दी, लेकिन न जाने क्यों मुझसे मुस्कुराया न गया। इसीलिए मैं खामोशी से उन्हें नज़रअंदाज करती हुई अपने कमरे में चली आई। दिन यूं ही गुजरने लगे, मगर अब घर की हालत बहुत अजीब और घुटनज़दा सी होती जा रही थी। अम्मा और चची फुप्पो को बहुत बातें सुनाती, बहुत कोसने देती, जबकि अब्बा और चचा ने तो फुप्पो से सलाम तक लेना छोड़ दिया था। फुप्पो रोज़ अच्छा खासा तैयार होकर अब्बा लोगों के घर से काम पर जाने के बाद घर से निकलती और रात अब्बा और चचा के घर पहुंचने से पहले ही घर आ जाती। मगर फुप्पो जब भी घर आती तो उनके पास पैसों के मोटी मोटी बंडल होते। मैं उन्हें देखकर हैरान रह जाती कि आखिर फुप्पो जाती कहाँ है हर रोज़, और फिर रात वापसी पर उनके पास इतने ज़्यादा पैसे कहाँ से आते हैं। मैं जब भी फुप्पो से इन सब के बारे में पूछती तो वो अक्सर यही कहकर टाल देती कि मैं जॉब पर जाती हूँ। मगर ये सुनने के बाद भी मैं मुतमईन ना होती, क्योंकि एक तो फुप्पो इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी कि उन्हें कोई अच्छी सी जॉब मिलती, और दूसरा ये कि तनख्वाह तो महीने के आखिर पर मिलती है। तो फिर फुप्पो आए दिन कहाँ से इतने पैसे लाती हैं? दिन ब दिन फुप्पो की हरकतें मशकूक होती जा रही थीं। कभी कभी जब वो घर आती तो उनके चेहरे पर घबराहट छाई होती। अब जब मैं उनसे कोई सवाल पूछती तो उनके चेहरे पर साए से लहराने लगते। वो हमेशा मेरी बात को गोलमोल करके जल्दी से मेरे पास से उठकर अपने कमरे में चली जाती। फुप्पो की ये सारी हरकतें देखकर अब मुझे फुप्पो पर शक होने लगा था। मुझे ये जानने का तजस्सुस होने लगा था कि आखिर फुप्पो ऐसा क्या काम करती हैं जिसकी वजह से फुप्पो की हरकतें और हालत हद दर्जा मशकूक होती जा रही थी। एक दिन यूं ही मैं अपने कमरे में बैठी थी कि अचानक बाहर से आने वाली जोरदार आवाज़ें मुझे परेशान करने लगी। मैं अपना जूता पहनकर जल्दी जल्दी बाहर आई तो इतने सारे लोगों को खड़ा देखकर मुझ पर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े। मैं फटी फटी आंखों से उन सब लोगों को फुप्पो को कोसने देते और जलील करते देखने लगी। वो सब लोग फुप्पो को बाजारू, घटिया, चालबाज और फरीबी औरत जैसे गलीज अलकाबात से नवाजने लगे, जबकि फुप्पो आराम से सामने पड़ी कुर्सी पर बैठी माल्टा छील कर खाती रही। फुप्पो के इस कदर ढीठपन का मुजाहरा देखकर मैं गश खाकर रह गई। मैं खाली खाली नज़रों से फुप्पो को देखते हुए सोचने लगी कि क्या वाकई अब्बा मेरी सालगिरह वाले दिन फुप्पो के बारे में सब सच कह रहे थे? क्या अब जो ये सब लोग कह रहे हैं वो सच है? क्या वाकई फुप्पो एक चालबाज और फरीबी औरत है? अगर हाँ तो फिर फुप्पो ऐसा क्या करती हैं जो उनकी इस कदर जिल्लत का बायस बन रहा है? और अगर नहीं तो फुप्पो इन लोगों की बातों का जवाब क्यों नहीं दे रही? मैं इन्हीं सोचों में मगन थी। मुझे पता ही न चला कि कब वो लोग फुप्पो को बातें सुनाकर चले गए और कब फुप्पो भी सहन से गायब हो गई। मैं खाली सहन को देखते हुए चुपके से अपने कमरे में चली गई। घर में हर तरफ मौत की सी खामोशी छाई हुई थी। मगर जो ही रात को अब्बा घर आए तो घर में दोबारा शोर गूंजने लगा। चूंकि सुबह वाला वाक़या अब्बा जान चुके थे, इसीलिए वो फुप्पो को अपने सामने खड़ा किए बातें सुना रहे थे। अब्बा बेहद गुस्से में लग रहे थे, लेकिन फुप्पो के चेहरे पर बिखरे इत्मीनान में रत्ती बराबर भी फर्क नहीं आया था। उन्हें देखकर एक पल के लिए मुझे लगा कि अब्बा वाकई ठीक कहते हैं, फुप्पो सच में बेहिस हैं। लेकिन फिर मुझे फुप्पो का वो नर्म लहजा और शफकत याद आ जाती जो वो अक्सर मेरे साथ रवा रखती थी। मैं फुप्पो के इस दोहरे रवैये से तंग आ गई थी। मुझे समझ नहीं आती थी कि फुप्पो का कौन सा चेहरा सच्चा है और कौन सा चेहरा फरेबी है। अब्बा को यूं ही फुप्पो पर चिल्लाते देखकर मैं खामोशी से अंदर चली आई, क्योंकि अब तो ये रोज़ का मामूल बन चुका था। इसीलिए मैं खामोशी से आकर अपने बिस्तर पर लेटकर आंखें मूंद गई। सुबह अम्मा की आवाज़ से मेरी आंख खुली। अम्मा ने मुझे अच्छे से हिलाते हुए उठाया।
फिर मेरे माथे पर प्यार करके बोली, बेटा उठो और मेरे साथ हाथ बटाओ, फिर तुम्हें अच्छा सा तैयार भी तो होना है। मैंने उलझन भरी निगाहों से अम्मा की तरफ देखा तो वो मेरी उलझन को सुलझाते हुए बोली, बेटा आज शाम तुम्हें रिश्ते वाले देखने आ रहे हैं। अम्मा ये कहते ही मेरे पास से उठते हुए बाहर निकल गई, लेकिन मुझे पीछे हक्का बक्का छोड़ गई। मैं हैरत में डूबी ये सोचने लगी कि अब्बा यूं अचानक मेरी शादी आखिर क्यों करना चाहते हैं, जबकि मुझसे पहले तो फुप्पो का हक बनता है शादी का। अगरचे फुप्पो की उम्र काफ़ी हो गई थी, लेकिन फिर भी मैं फुप्पो से पहले कैसे शादी कर सकती थी। ये सब सवालात लिए जब मैं अम्मा के पास पहुंची तो वो रूखे से लहजे में कहने लगी, बेटा जो करतूत तेरी फुप्पो करती फिर रही है ना, उसे जानने के बाद कोई भी मर्द उसे ब्याहने नहीं आएगा। मैंने हैरत से अम्मा की तरफ देखा और सोचने लगी कि अम्मा भला इतने यकीन से कैसे कह सकती हैं कि फुप्पो को कोई ब्याहने नहीं आएगा। यह वाकई फुप्पो का किरदार इतना मशकूक है कि कोई भी मर्द उन्हें अपनी इज्जत बनाने पर आमादा नहीं हो सकता। मुझे सोचों में डूबा देखकर अम्मा ने जोर से मेरा बाजू हिलाया और सख्त लहजे में बोली, लड़की जा जल्दी से अपना काम निपटाकर तैयार हो जा, और खबरदार जो तूने लड़के वालों के सामने अपनी फुप्पो का नाम भी लिया तो, क्योंकि हमने उन्हें यही बताया है कि तू वाहिद जवान लड़की है हमारे घर। अम्मा की बातें सुनकर मुझे एक बार फिर हैरत का शदीद झटका लगा। मैं हैरान रह गई कि आखिर अम्मा लोगों ने रिश्ते वालों से फुप्पो को क्यों छुपाया। मगर मैं फिर अपने अब्बा की खातिर चुपके से किचन में चली गई। अच्छे से खाना तैयार किया और फिर बाकी सब कामों से फारिग होने के बाद मैं अपने कमरे में चली आई और अम्मा का निकाला गया गोल्डन कलर का सूट पहनकर तैयार हो गई। कुछ ही देर बाद अब्बा और चचा के साथ कुछ मेहमान भी घर में दाखिल हुए। उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाया गया। चची मेरे पास आई और मुझे चाय लाने का कहकर दोबारा वापस मेहमानों के पास चली गई। चूंकि पप्पू हर रोज की तरह आज भी घर से बाहर ही थी, इसीलिए मैं खुद ही खुद को आईने में देखकर अपना अच्छे से जायजा लिए किचन में चाय बनाने के लिए चली गई। और फिर कुछ ही देर में चाय और कुछ लवाजमात एक बड़ी सी ट्रे में सजाए ड्राइंग रूम में चली गई। मैंने सब मेहमानों को अच्छे से चाय सर्व की और फिर अपनी होने वाली सास के कहने के मुताबिक उनके पास जाकर बैठ गई। अब्बा अम्मा और बाकी सब भी बहुत खुश थे। वो लोग तकरीबन रिश्ता पक्का करने ही लगे थे कि अचानक पप्पू मुझे पुकारती हुई ड्राइंग रूम में आ पहुंची। पप्पू शायद अभी बाहर से आई थी और चूंकि वो मेरे लिए चॉकलेट लाई थी, इसलिए वही देने के लिए वो मुझे ढूंढती हुई यहां आ पहुंची थी। मगर पहली बार उनकी आमद मुझे अजीब लगी थी, क्योंकि उन्हें देखते ही सबको सांप सूंघ गया था। सभी पप्पू को देख रहे थे, मगर कोई हैरत से देख रहा था तो कोई हिकारत से। और फिर इस खामोशी को मेरे ससुर की तेज और तुरश आवाज ने तोड़ा था, जो गरजदार आवाज से बोल रहे थे कि हमें यह रिश्ता नामंजूर है। हम ऐसे घटिया लोगों के घर से कभी भी अपना रिश्ता नहीं जोड़ना चाहेंगे जो दूसरों की बेटियों की जिंदगी बर्बाद करके अपनी बेटी का घर बसाना चाहते हो। यह सुनते ही अब्बा का चेहरा जिल्लत के एहसास से सुर्ख पड़ चुका था, लेकिन वो कुछ न बोल सके। फुप्पो जैसे कमरे में आई थी वैसे ही वापस जा चुकी थी, मगर हम सबकी खुशियों को बर्बाद करके। तमाम मेहमान हमारे घर से जा चुके थे, लेकिन अब्बा समेत सब बड़ों के चेहरे अपनी इस कदर बदनामी पर लटक चुके थे। अब्बा एक बार फिर पुप्पो को सख्त सुना चुके थे, लेकिन अब क्या फायदा। अब तो मुझ पर रिजेक्शन का बोर्ड लग चुका था ना। मुझे आज पहली बार पुप्पो के वजूद से घिन महसूस हो रही थी। मैं अपने कमरे में बेड पर लेटी आंसू बहा रही थी कि बाहर से अब्बा और पुप्पो की आने वाली आवाज़ों ने मेरी तवज्जो अपनी तरफ खींच ली। पुप्पो आज पहली बार अब्बा से मुखातिब थी। वो अब्बा से कह रही थी, भाई साहब, आपको बाहर कहीं से भी अलीज़े गुड़िया के लिए रिश्ता तलाश करने की क्या ज़रूरत है? मैं हूं ना, मेरे पास अपनी बच्ची के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता है। पुप्पो के इतना कहते ही अब्बा एकदम भड़क उठे। वो पुप्पो की बात बीच में से ही काटकर इंतहाई गरजदार आवाज़ में धाड़े। इतनी गरजदार आवाज़ में धाड़े कि बेख्तियार ही मैंने अपने दोनों हाथ अपने कानों पर रख लिए। अब्बा तकरीबन चिल्लाते हुए पुप्पो से कहने लगे कि मैं भी जिंदा हूं अपनी बेटी की फिक्र करने के लिए, और खबरदार जो आज के बाद तुमने उसके लिए कोई रिश्ता ढूंढा या कोई ऐसी बात भी दोबारा की, क्योंकि मैं अपनी बेटी को तुम्हारे लाए गए रिश्ते के हवाले करके उसकी जिंदगी जहन्नुम नहीं बनाना चाहता। इसलिए आइंदा ऐसी कोई बात करने से पहले एहतियात से काम लेना। अब आवाज़ें आना बंद हो चुकी थी। शायद अब्बा और पप्पू अपने अपने कमरों में जा चुके थे, मगर मुझे बहुत सी उलझनों के हवाले करके मैं सारी रात यही सोचती रही कि अब्बा क्यों पुप्पो से इतना बदजन है। क्या हो जाता अगर अब्बा एक बार पुप्पो का लाया हुआ रिश्ता देख लेते? मगर फिर साथ में ये भी सोचने लगती कि शायद अब्बा पुप्पो के ऐसे राज से वाकिफ हैं
जिससे मैं बेखबर हूं। इसीलिए तो वो पप्पू को इतनी बातें सुनाते हैं, वरना भला वो अपनी जान से प्यारी बहन के साथ ऐसा खुरदरा रवैया क्यों रखते। इन्हीं सवालात में घिरी मैं न जाने रात की किस पहर नींद की वादियों में उतर गई, मुझे पता ही न चला। एक दिन मैं और अम्मा सहन में बैठी खाना खा रही थी कि हमारे मोहल्ले की खाला सफिया अपनी बेटी की शादी का कार्ड लिया हमारे घर आई। वो एक गरीब घराने से ताल्लुक रखती थी, इसीलिए हम हैरान थी कि उनके घर तो राशन ही पूरा नहीं होता, आखिर ये अपनी बेटी की शादी इतनी धूमधाम से कैसे कर सकती है। अम्मा उससे पूछने लगी, बहन लॉटरी तो नहीं लग गई तेरी जो तू अपनी बेटी की शादी यूं कर रही है। जबकि अम्मा की बात सुनते ही वो मुस्कुराते हुए कहने लगी, बाजी ये सब तो अल्लाह का करम है और आपकी मेहरबान नंद शाइजा का एहसान है। बाजी शाइजा ने ही मेरी बच्ची का रिश्ता दुबई के एक बहुत अमीर घराने में करवाया है, और तो और मेरी बच्ची का शादी का सारा खर्चा भी बाजी शाइजा ही उठा रही है। फुप्पो के रिश्ता करवाने की बात सुनते ही अम्मा का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। अम्मा एकदम परेशान हो गई थी। वो खाला सफिया से मजीद बहुत से सवालात करने लगी कि क्या उसने और उसकी बेटी ने अपना होने वाला दामाद देखा है, क्या वो इस रिश्ते से दिल से राजी है, और पता नहीं ऐसे कितने ही सवालात अम्मा ने खाला से कर डाले। जबकि खाला सफिया मुतमईन सी हुए सारे सवालात के जवाबात देती रही। वो कार्ड देकर जा चुकी थी, लेकिन अम्मा अब तक पीली पड़ी हुई थी। मैं जो खाला सफिया की बातें सुनकर दंग रह गई थी, अम्मा की हालत देखकर मुझे उलझन होने लगी। मैं अजीब शशोपंज में मुब्तला हो चुकी थी। एक तरफ लोगों का पप्पू को इतना अच्छा, मेहरबान और नेक सीरत कहना, और दूसरी तरफ पप्पू को घटिया, चालबाज और फरेबी कहना। क्या थी आखिर पप्पू की सच्चाई। दिन यूं ही बेकैफ से गुजरने लगे। आए रोज मुझे रिश्ते वाले देखने आते, और फिर जो ही उन्हें पप्पू का पता चलता तो वो रिश्ता बनाने से पहले ही तोड़कर चले जाते। मेरी उम्र होती जा रही थी, इसीलिए अब्बा और अम्मा बहुत ज्यादा परेशान थे। अब्बा की बस यही कोशिश थी कि कोई अच्छा सा रिश्ता मिल जाए और वो मुझे ब्याह कर इस घर से रुखसत कर दें। इसी टेंशन और परेशानी में अब्बा की सेहत भी अब काफी खराब रहने लगी थी। एक दिन सब लोग दस्तरखान पर बैठे रात का खाना खा रहे थे कि पप्पू तमहीद बांधने लगी और फिर धीरे से कहने लगी, अलीजे के लिए रोमानिया से एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है। अलीजे वहां बहुत खुश रहेगी, लड़का भी बहुत अच्छा है, अलीजे को बहुत मोहब्बत से रखेगा। मैं खामोशी से पप्पू की बातें सुनती रही, जबकि पप्पू की बात खत्म होते ही अब्बा ने फौरन रिश्ते से इनकार कर दिया। पप्पू मायूस नजरों से अब्बा को देखने लगी और फिर दोबारा से मेरे रिश्ते के लिए इस्तफसार करने लगी। आज शायद वो हर सूरत अब्बा को मनाना चाहती थी, लेकिन अब्बा बार बार इनकार करते चले गए। यूं उन दोनों को बहस करता देखकर मैं उन दोनों की बात बीच में काटते हुए अब्बा की तरफ देखकर जिद्दी अंदाज में बोली, अब्बा बस बहुत हो गया, मेरी भी कोई इज्जत नफ्स है। मैं कोई शोपीस नहीं हूं जिसे लोग रोज आकर देखते हैं और फिर नापसंद करके वहीं छोड़कर चले जाते हैं। मेरी भी बाकी लड़कियों की तरह शादी के अरमान है, इसलिए अब जो ये रिश्ता फुप्पो लाई है, आपको इसके लिए हाँ कहना ही पड़ेगा। अगर आपने इस रिश्ते के लिए इनकार कर दिया तो याद रखिएगा, फिर ताउम्र मैं शादी नहीं करूंगी, और ये सिर्फ मेरी धमकी नहीं है। मेरी बात सुनते ही अब्बा बोले, बेटा तू अपनी फुप्पो की हकीकत नहीं जानती, यह औरत तुझे बर्बाद कर देगी। वो मुझे समझाने लगे कि बेटा इस औरत की बातों में मत आओ, अपने बाप पर यकीन रखो, मैं जरूर किसी अच्छी जगह तुम्हारी शादी कर दूंगा। मगर शायद उस दिन मैंने अपने ही हाथों अपनी जिंदगी दांव पर लगानी थी, इसीलिए मेरी अकल पर पर्दा पड़ गया था और मैं अब्बा को अपना फैसला सुनाकर अपने कमरे में चली आई। पीछे अम्मा और अब्बा अपना सर पकड़कर बैठ गए। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद मुझे खबर मिली कि अगले चंद दिनों में मेरा निकाह और रुखसती है। मैं पहली बार दिल से खुश हुई थी। मेरे पैर जमीन पर नहीं टिक रहे थे। मुझे ये भी खबर मिल चुकी थी कि फुप्पो जिस लड़के का रिश्ता लाई थी उसी से मेरी शादी तय पाई है। मगर मुझे इस बात से कोई सरोकार नहीं था, क्योंकि मेरे लिए यही काफी था कि मेरी शादी होने जा रही थी। इतने सालों के इंतजार के बाद आज बिलाखिर मेरे निकाह का दिन भी आन पहुंचा था। मेरी खुशी छुपाए नहीं छुप रही थी, लेकिन कौन जानता था कि कुछ देर बाद ही मेरी ये खुशी बहुत बेदर्दी से मुझसे छीन ली जाएगी। मेरा निकाह हो चुका था और आज ही हमारी फ्लाइट थी रोमानिया की। मैं सबसे मिलकर अपने घर से रुखसत हो गई थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि अभी तक मैंने अपने शौहर को नहीं देखा था। फ्लाइट में भी मेरे साथ एक तरफ मेरी सास और दूसरी तरफ मेरी नंद थी। सारे रास्ते में ये सोचकर परेशान रही कि न जाने मेरा शौहर कहाँ गायब हो गया है।
रोमानिया पहुंचने के बाद एयरपोर्ट से लेकर घर पहुंचने तक मेरी सास और नंद ही मेरे साथ रही थी। और फिर घर पहुंचकर खाना खिलाने के बाद वो मुझे एक खूबसूरत से फूलों से सजे कमरे में बिठाकर चली गई। मैं कमरे में बैठी अच्छे से सारे कमरे का जायजा लेने लगी। कमरा वाकई बहुत खूबसूरत था। कमरे में पड़ी हर चीज़ इंतहाई कीमती और नफीस थी। मैं पुरजोश सी हुई सारा कमरा देख रही थी कि मेरा शौहर कमरे में दाखिल हुआ। जबकि जैसे ही मेरी नज़र मेरे शौहर पर पड़ी, मुझे लगा मैं अगला सांस नहीं ले पाऊंगी, क्योंकि मेरा शौहर अकेला नहीं था। उसके हाथों में कुछ था, कुछ ऐसा था जिसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आज मुझे पता लगा कि अब्बा फुप्पो के लाए गए रिश्ते से आखिर क्यों इनकार करते थे। मेरे गले में आंसुओं का फंदा सा लग गया था। मैं अब बस यहां से भाग जाना चाहती थी। मैं फुप्पो को बद्दुआएं देने लगी थी। मुझे पछतावा होने लगा कि काश मैं फुप्पो के लाए गए रिश्ते से इनकार कर देती। काश मैं अब्बा की बात मान लेती। लेकिन अब पछताने का नहीं, कुछ कर दिखाने का वक्त था। अब बस मैं किसी न किसी तरह वापस पाकिस्तान जाना चाहती थी और फुप्पो की हकीकत चीख चीख कर सबको बताना चाहती थी। जैसे जैसे मेरा शौहर अपने हाथों में मजबूती से पकड़े मेरी तरफ बढ़ रहा था, मेरी जान निकलती जा रही थी। क्योंकि मेरा नाम अलीज़ा नूर है, मेरी उम्र 25 साल है। मैंने एफ तक तालीम हासिल की। मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी, इसीलिए बहुत लाड प्यार से पाला गया था मुझे। लेकिन जब बात मेरी शादी की आई तो मेरी किस्मत जवाब दे गई। मेरे माँ बाप की कोशिशों के बाद भी मेरा कोई रिश्ता ना हुआ तो मेरी फुप्पो ने मेरी शादी करवा दी। मैं अपनी शादी पर बहुत खुश थी, लेकिन जैसे ही मैंने अपने शौहर को देखा तो सामने वाले मंजर ने मेरी जिंदगी के तह बाला हिला कर रख दिए। इसीलिए अपनी जिंदगी बर्बाद होने से बचाने के लिए मैं पहले ही दिन अपने ससुराल से भागकर वापस पाकिस्तान आ गई। मैं अपने शौहर के सामने बहाना बनाकर कमरे से निकलकर सीधा ड्राइंग रूम में चली गई, जहां हमारा सारा सामान पड़ा था। मैंने जल्दी से उसमें से अपना बैग निकाला जिसमें मेरा पासपोर्ट और पैसे थे। मैं जल्दी से वो बैग अपने कंधों पर डालकर घर से बाहर निकल आई। मैंने थोड़ा सा पैदल सफ़र तय करने के बाद एक कैब करवाई और एयरपोर्ट पहुंच गई। वहां पहुंचकर मुझे अपनी टिकट बुक करवाने में बहुत दुश्वारी पेश आई, लेकिन शायद किस्मत मेरा साथ दे रही थी। इसीलिए मुझे एक पाकिस्तानी एजेंट मिल गए जो खुद भी पाकिस्तान ही जा रहे थे। उन्होंने इंतज़ामिया से बात करके मेरी टिकट बुक करवा दी थी और फिर मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती जहाज़ में सवार होती अपने वतन पाकिस्तान लौट आई। मैं अल्लाह अल्लाह करके बखैर आफियत अपने घर पहुंच गई। मेरे घर वाले यूं अचानक मुझे अपने सामने देखकर दंग रह गए। अम्मा अब्बा का तो परेशानी से बुरा हाल हो गया था। फुप्पो मुझे देखते ही गले लगाने के लिए मेरी तरफ बढ़ी ही थी कि मैंने हाथ के इशारे से उन्हें वहीं रोक दिया। मैंने नफरत से उनकी तरफ देखा और फिर सब घर वालों को फुप्पो की हकीकत बताने लगी। मैंने सबको बताया कि मैं अपने कमरे में बैठी अपने शौहर का इंतजार कर रही थी। कुछ ही देर के इंतजार के बाद मेरा शौहर कमरे में दाखिल हुआ, मगर वह अकेला नहीं था। उसके हाथ में तकरीबन 1 साल का बच्चा और एक लड़की की तस्वीर थी। मैं नहीं जानती थी कि फुप्पो मेरा रिश्ता किसी ऐसे शख्स से कर देंगी जो शादीशुदा हो और अपनी पहली बीवी का बच्चा उससे छीन कर ले आए। एक माँ को बच्चे से जुदा कर दे और तो और 2 बीवियां होने के बावजूद किसी तीसरी नामहरम लड़की की तस्वीर हाथ में उठाए घूमता फिरेगा। ऐसे शख्स से शादी करने से तो बेहतर था कि मैं सारी उम्र कंवारी ही रहती, कम से कम किसी मासूम की हाय तो ना लेती। मैं सारा सच बताने के बाद सब बड़ों के चेहरों की तरफ देखने लगी। मुझे लगा था कि मेरी बात सुनते ही अब्बा फुप्पो को घर से निकाल देंगे, अम्मा फुप्पो को बद्दुआएं देंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। बल्कि अब्बा मुझे देखकर अफसोस से नफ़ी में सर हिलाने लगे, जबकि अम्मा अपना सर पकड़कर बैठ गई और फुप्पो तो बाकायदा रोने लग गई थी। मैं सबको हैरानी से देखने लगी और सोचने लगी कि आखिर ये लोग फुप्पो को कुछ कह क्यों नहीं रहे और ये मुझे क्यों इस तरह दुख से देख रहे हैं। इतने में अब्बा फुप्पो के सर पर हाथ रखकर बोले, शाहिजा बेटा, इस बेवकूफ़ को हकीकत बताओ। इसे बताओ कि ये कैसे अपने ही हाथों अपनी ज़िंदगी बर्बाद करके चली आई है। अब्बा का फुप्पो को बेटा कहना मुझे हैरत में डाल गया था। मैं फटी फटी आंखों से फुप्पो को देखने लगी, जो अपने आंसू साफ करके धीरे धीरे से बोलने लगी। उनकी ज़बान से ऐसे ऐसे इंकशाफात सुनकर मुझे लगा जैसे मेरी रूह अभी मेरे जिस्म का साथ छोड़ जाएगी। फुप्पो कहने लगी कि मैं जब कॉलेज में थी तो उन दिनों मुझे कुछ लोग देखने आए, लेकिन चूंकि हमारे हालात उन दिनों बहुत ख़राब थे, इसीलिए वो लोग रिश्ते से इनकार करके चले गए। मैंने ये बात दिल पर ले ली। एक दिन यूं ही मैं क्लास में उदास बैठी थी तो मुझसे मेरी उदासी की वजह जानने के बाद
मेरी दोस्त गुलनार मुझसे कहने लगी कि शाइजा, मैं तुझे एक एजेंसी से मिलवाना चाहती हूँ जिसके साथ काम करने के बाद तेरे पास पैसा ही पैसा होगा। मैंने उसकी बात मान ली और उस एजेंसी के साथ काम करने लगी। मैं गरीब घरानों की लड़कियों की शादी बाहर के ममालिक के लोगों से करवाती थी। शादी का सारा खर्चा एजेंसी ही उठाती थी, लेकिन जिनसे शादी करवाती वो लोग ज़्यादातर तलाक याफ्ता, रनवे या अपाहिज होते थे और यूं एजेंसी वालों की तरफ से मुझे लाखों रुपए मिलते। मैंने 2-3 शादियां तो ऐसे ही करवाई, लेकिन फिर जब उनका अंजाम देखा तो मुझे खौफ खुदा ने आ लिया। इसीलिए मैंने अल्लाह से सच्ची तौबा की और वो काम छोड़ दिया। उसके बाद मैंने टीचिंग शुरू कर दी। मेरी नेक नियति और काम की लगन से मुतासर होकर मेरी प्रिंसिपल ने मुझे अपने शौहर की कंपनी में जॉब दिलवा दी और उस कंपनी के ऑनर एक अवामी खिदमतगार इदारे के हेड भी थे। यूं उनके साथ मिलकर मैंने वाकई बहुत सी गरीब और लाचार बेटियों की अच्छी जगह घर बसाए। अल्लाह ने मुझे तो माफ़ कर दिया था, लेकिन उन लोगों ने शायद मुझे माफ़ नहीं किया था जिनके घर में बर्बाद कर चुकी थी। इसीलिए उन्होंने मेरे भाइयों को मेरे 2 नंबर काम का बताया। मेरे पूरे मोहल्ले में मेरे किरदार को गंदा किया, लेकिन मैं खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त करती रही, क्योंकि बेशक मैं अब अल्लाह से माफ़ी मांग चुकी थी, लेकिन एक वक्त में मैंने गलती तो की थी ना। मगर मेरी जान अली से, जिस शख्स से मैंने तुम्हारी शादी की है वो बहुत आला किरदार का मालिक है। उसकी पहली बीवी अपने बच्चे को जन्म देते ही मर गई थी। उसने दूसरी शादी करने से इनकार कर दिया था, लेकिन जब तुम्हारी तस्वीर उसे दिखाई गई तो उसे पहली ही नज़र में तुमसे मोहब्बत हो गई थी और उसी मोहब्बत में उसने तुम्हें अपना बनाया था। और तुम्हारी शादी भाई साहब की मर्जी से हुई थी, क्योंकि जब इन्होंने लड़का देखा तो इन्हें भी वो बहुत पसंद आया था। फुप्पो अपनी हकीकत बताकर खामोश हो चुकी थी, लेकिन मुझे अब चारों तरफ से शर्मिंदगी ने घेर लिया था। काश मैं एक बार, सिर्फ एक बार अपने शौहर की बात सुन लेती, बदगुमानी के बजाय समझदारी से काम लेती, तो आज मैं यूं ना खड़ी होती। मेरा दिल रोने लगा था कि फुप्पो ने मेरे शौहर खावर आजम को फ़ोन किया और उसे बहाना बनाकर कहने लगी कि भाई साहब की तबीयत अचानक ही बहुत बिगड़ गई थी, इसीलिए अलीज़े तुम्हें बताए बगैर यूं अचानक पाकिस्तान आ गई। मैं सबसे माफ़ी मांगकर अपने कमरे में चली गई। अगले ही दिन मेरा शौहर अपनी बेटी के साथ पाकिस्तान मुझे लेने आ गया। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और उसके बच्चे को गोद में उठा लिया। यूं हम रोमानिया वापस आ गए और हंसी खुशी ज़िंदगी बसर करने लगे, जबकि फुप्पो शाइजा को भी उनके सब्र का फल मिल चुका था। अब्बा के दोस्त के बेटे वहीद कुरैशी के साथ फुप्पो की शादी हो चुकी थी और वो अपने घर में बहुत खुश थी। मगर आज भी मैं ये सोचकर पछताती हूँ कि काश मैं बदगुमान होने के बजाय सिर्फ एक बार अपने शौहर से सब बातें क्लियर कर लेती, तो उस रात मुझे अपनों के सामने यूं शर्मिंदा ना होना पड़ता। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।